कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर उसकी स्लाइड्स भी बनी हुई थी, जो इससे पहले हमारा बैच था उसके साथ मेरी ये क्लासेस हुई थी। तो ये स्लाइड्स भी अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इनको भी एक बार स्टडी कर लीजिएगा। हम लास्ट टाइम हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे। तो बॉन्डिंग बेसिकली आपके पास दो तरह की है, एक इंटरमालिकुलर बॉन्ड थे और एक इंट्रा मालिकुलर बॉन्ड थे। जैसा कि यहाँ पे शो किया हुआ है कि रोड विद इन ए स्टेट आर नोन एज इंट्रा मालिकुलर रोड्स, या इंट्रा मालिकुलर अट्रैक्शन अगर इसको डिफाइन करना हो तो अट्रैक्शन विद इन ए मालिक्यूल, एक मालिक्यूल के अंदर की अट्रैक्शन जो है वो ये होंगी। इनमें टाइप्स जो है वो आयनिक, कोवलेंट, मेटेलिक होंगे। और जो इंटरमालिकुलर बॉन्डिंग है या अट्रैक्शंस है वो बिटवीन सिटीज़ होंगे या बिटवीन कंट्रीज़। अगर हम काउंट करें अट्रैक्शन बिटवीन द मालिक्यूल्स, मालिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन जो है, इसकी टाइप जो है वो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर डायपोल, डायपोल, इंड्यूस डायपोल थे, और इसके साथ साथ और भी बहुत सी टाइप्स आती जाएंगी। तो ये आप लोगों के पास है। एक बॉन्ड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन भी दिया हुआ है कि सबसे स्ट्रॉन्गर जो है वो आपके पास आयनिक है, फिर उसके बाद कोवलेंट है, हाइड्रोजन है, डायपोल, डायपोल और देन इंड्यूस डायपोल। ये तो हमारा था लास्ट जो हमने इससे पहले पढ़ा था टॉपिक। ये फैक्टर अफेक्टिव भी है, उनकी इम्पोर्टेंस जो है। बॉन्डिंग जो है ये किस तरह हेल्प कर सकती है हमारी, ये एटम्स को जोड़े रखती है, मालिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखती है, डिफरेंट सब्सटेंसेस के मालिक्यूल को भी आपस में जोड़े रखती है। जो वाटर हमें लिक्विड फॉर्म में मिला है, जिसकी वजह से लाइफ की एग्जिस्टेंस है इस ज़मीन पर, वो भी ड्यू टू बॉन्डिंग ही है। ये बॉन्डिंग की एक टाइप है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह लें। और उसके अंदर जो दूसरी कोवलेंट बॉन्डिंग है वो भी आप लोगों के सामने ही है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंसेस यहाँ पे मेंशन है जिनको आप देख सकते हैं, या आप लोग एक बार स्टडी कर लीजिएगा। अब बेसिकली हम केमिस्ट्री की नेक्स्ट टर्म्स की तरफ मूव करेंगे, जिनमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। अब हमने देखना है कि रिएक्शंस क्या होते हैं या केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स जानते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? जी स्टूडेंट्स, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? रिएक्टेंट्स होते हैं, और रिएक्टेंट्स मिलके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट्स। व्हाट आर रिएक्टेंट्स? रिएक्टेंट्स होते क्या हैं? तो जो भी प्रोडक्ट वो रिएक्शन के लिए जो भी चीजें यूज होती हैं उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं जी। जी जी। द सब्सटेंसेस विच रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, वो सब्सटेंसेस जो आपस में मिलके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट। विच रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स क्या होंगे? विच आर फॉर्म्ड बाय
बाय द रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन के लिए के अंदर ये दो चीज़ें हैं, और इनकी रिप्रेजेंटेशन अगर आप काउंट करें तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आपको मैं शो की हुई है, यहाँ पे उसे इंसर्कल कर रहा हूँ। ये एक वन साइडेड एरो है। वन साइडेड एरो हमेशा यूज़ होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, मींस कि जो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। वो रिएक्शन जो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, मींस कि जिसमें सिर्फ रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना दे, वो आपके पास है इरिवर्सिबल रिएक्शन। और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्सिबल के लिए आपके पास देखें, रिवर्सिबल को आप टू साइडेड एरो के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ये इनमें रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट भी बनाते हैं और प्रोडक्ट दोबारा से मिलके रिएक्टेंट भी बनाते हैं। ये दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन जो है ये आप लोगों के पास ये है। हमारा टॉपिक इससे हटके है, तो हम अब देखते हैं केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स कौन कौन सी हैं जो हम इस कोर्स में हम स्टडी करेंगे। वो देखें अगर हम अभी, तो कुछ इस तरह के केमिकल रिएक्शन हमने इस चैप्टर पूरी कोर्स में स्टडी करने हैं। स्टूडेंट्स कोशिश किया करेंगे आप लोग टाइमली क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, मुझे बार बार वापस जाके उसे अलाउ करना पड़ता है आप लोगों को। केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स अगर देखें जो हमने इस चैप्टर में स्टडी करनी है, वो आपके पास कम्बिनेशन रिएक्शंस हैं। कम्बिनेशन रिएक्शन मींस ऐसे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट मिलके कोई ना कोई चीज़ प्रोडक्ट बना देंगे। तो कम्बिनेशन में दो रिएक्टेंट होंगे, दो या दो से ज़ायद होंगे, मीन टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइंड टू फॉर्म ए प्रोडक्ट। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज कम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ होते हैं जिसमें डिकम्पोजिशन होती है, मतलब एक चीज़ डिकम्पोज होके दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में डिसोसिएट होती है, तो वो डिकम्पोजिशन है। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगे जिसमें ट्रांसफ़र होगा यहाँ से, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगे, डबली ट्रांसफ़र होगा एक ग्रुप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। और कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे जो कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बेस्ड रिएक्शन होंगे। हम वन बाय वन जैसे जैसे आगे मूव करते जाएंगे कोर्स में, तो हमें इनके बारे में क्लैरिटी से पता चलता जाएगा कि किस रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है और कौन कौन से हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन असल में हमारा आज का टॉपिक है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कौन से होते हैं और रिडक्शन रिएक्शन कौन से होते हैं। तो इनको हम स्टडी करते हैं। जी स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन देख लें, आपको क्लियर हो कि ऑक्सीडेशन होती क्या है और रिडक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। किसी स्पीशी से इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना उस स्पीशी पे ऑक्सीडेशन फिनोमेना की इंडिकेशन है, और किसी स्पीशी का इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना उस स्पीशी पे रिडक्शन की आइडेंटिफिकेशन है कि यहाँ पे रिडक्शन का फिनोमेना हो रहा है। ऑक्सीडेशन की सेकंड डेफिनेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगा। आप में से कौन बता सकता है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? जी स्टूडेंट्स। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी मतलब वो होंगे, नो नो, इट इज द नेट अपीरेंट चार्ज प्रेजेंट ऑन एन स्पीशी और एटम और सब्सटेंस। ये किसी भी सब्सटेंस के ऊपर प्रेजेंट उसका चार्ज है, उसको ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। जो उस पर नेट अपीरेंट चार्ज प्रेजेंट हो रहा हो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाए इट मीन्स के वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, और अगर किसी का डिक्रीज हो जाए इट मीन्स के वहाँ पे
रिडक्शन हो रही है। इसके बाद आपके पास है थर्ड डेफिनेशन, जिसकी बेस पे आप ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई कंपाउंड हाइड्रोजन को लूज कर दे तो फिर भी आप कहेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। और कोई अगर सब्सटेंस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को गेन कर ले तो आप कहेंगे कि इस पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। कोई हाइड्रोजन को लूज करे तो ऑक्सीडेशन, और कोई हाइड्रोजन को गेन करे तो उस पे रिडक्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन, द रिएक्शन रिलीजेस एनर्जी। ऑक्सीडेशन जो है ये एनर्जी रिलीज करता है, और रिडक्शन के केस में यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड होगी, मींस के यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, एनर्जी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एक डेफिनेशन यहाँ पे रह गई है, और वो है ऑन द बेसिस ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन। जिस तरह आपने यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 पढ़ा है, फॉर ए गिवन कंपाउंड लूजिंग हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्सीडेशन मीन लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन आल्सो मीन गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगर कोई स्पीशी ऑक्सीजन को गेन कर लेती है तो उस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, और अगर कोई स्पीशी ऑक्सीजन को लूज कर देती है तो उस पर रिडक्शन हो रही है। जिस तरह हाइड्रोजन की बेस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन है, इसी तरह ऑक्सीजन की बेस पे भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन सबकी समझ आ गई है। सर ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर की समझ नहीं लगी कि मतलब इसकी एग्जांपल क्या होगी। मैं बाकी सबको समझ आ रहे हैं, लेकिन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मुझे चार्ट से नहीं पता कि नंबर इंक्रीज हो रही है। मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, अगर सपोज आप यहाँ पे काउंट करते हैं कि हम ऑक्सीजन को ही काउंट कर लेते हैं, लेट्स सपोज हाइड्रोजन को काउंट कर लेते हैं। क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अगर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो हाइड्रोजन पे चार्ज क्या आएगा? जी स्टूडेंट, प्लस चार्ज आएगा, और साथ में हमें क्या लिखना है, 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही है, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। अब देखें कि पहले हाइड्रोजन की हाइड्रोजन पे चार्ज क्या था, रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन पे चार्ज क्या था? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव किधर था? पहले कि पहले तो कुछ भी नहीं था, जीरो था। अब क्या हुआ है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है या कम हुआ है? सर बढ़ गया। बढ़ गया। इट मींस के इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होते से क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन हो रही है। और वैसे भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। ऊपर वाला जी, फर्स्ट वाला ये पॉइंट। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को वैसे भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, लेकिन आप लोगों को मैंने समझाना था कि ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज कैसे आएगा, तो इन टर्म्स में भी आपने काउंट कर लेना। अब आप सर मैं एक्चुअली ये समझ रहा चार्ज की वजह से कोई पॉजिटिव चार्ज आया है इसके ऊपर, जी जी, हाइड्रोजन के ऊपर, तो ये चार्ज भी बढ़ सकता है। ये ये मैं ये एक्चुअली जानना चाह रही थी, ये भी बढ़ सकता है कि सिंगल पॉजिटिव ही आएगा ऊपर। नहीं नहीं आता है, मेटल्स में +2 होता है। अगर ये बढ़ सकता है तो प्लस आ जाता है ना। हाँ ये है। जी जी, वो तो मेटल्स, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है, पहले Mg पॉजिटिव में जाएगा, पॉजिटिव होगा, और फिर यहाँ से फिर वो Mg +2 में जाएगा। ये भी हो सकता है, वो इंक्रीज हो सकता है ना, वो तो मैटर नहीं करता। जी समझ आ गई। तो ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, और अगर इसी तरह डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो वो आपके सामने रिडक्शन का फिनोमेना आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन, जी 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 स्टूडेंट, आप सर ये जो आपने हाइड्रोजन की एग्जांपल देके समझाया, ये फिर जब रिएक्टेंट्स होंगे तो ये H2 होगा ना, फिर जब 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 जाके ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा।
नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, H2 क्यों होगा, पहले तो ये बताएं। सर ये लूज जो कर रहा है अपना इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास तो दो नहीं है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, आप वो बात कर रही हैं कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये तो नहीं कहना चाह रही कहीं कि हाइड्रोजन हमेशा H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? जी स्टूडेंट, आप बोलें, आपके क्वेश्चन। जी, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम एटॉमिक हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे तो हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, हम सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। वो जिस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसने अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करना है तो उसी तरह की वो कंडीशन में जाएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो उसी तरह का एक्टिविटी देगा। चले मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन से समझा देता हूँ, मे बी आपको समझ आ जाए। हम असल में आगे मूव नहीं किए ना, अगर आप मूव करने देते तो हम वहाँ पे समझ जाएंगे। आप थोड़ा सा मुझे आगे चलने दें। यहाँ पे देखिए, अगर रिएक्शन ऑफ रिडक्शन ऑक्सीडेशन बेस्ड ऑन रिलीजिंग एंड गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो मैंने आखिरी डेफिनेशन आपको बताई है कि जो यहाँ पे पिछले पेज पे नहीं लिखी हुई थी, वो क्या थी कि ऑक्सीजन अगर कोई स्पीशी कैप्चर करती है तो उस पर ऑक्सीडेशन होगी, और अगर कोई स्पीशी ऑक्सीजन को लूज़ करती है तो इट मीन्स कि उस पर रिडक्शन होगी। जैसे कि ये एक एग्जांपल के लिए आप काउंट कर लें, ये मीथेन है, CH4। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न किया जाता है तो वो क्या जनरेट करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखें, हाइड्रोजन कितनी थी, 4। हाइड्रोजन को कार्बन ने लूज किया है और उसकी जगह पे ऑक्सीजन को रिप्लेस किया है, नहीं तो यहाँ पे क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। हाइड्रोजन 4 थी, उनको ऑक्सीजन ने रिप्लेस कर दिया तो CO2 बन गया, ये आपके पास साथ में वाटर बन जाएगा। इस तरह रिडक्शन के केस में कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन गैस के साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो कॉपर सेपरेट हो जाएगी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में। यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, कॉपर से ऑक्सीजन हाइड्रोजन ने ले लिया है और अपने साथ मिला लिया है, तो ये रिडक्शन का फिनोमेना आपके पास आ रहा है। इन दोनों एग्जांपल्स की समझ आ गई है आप लोगों को? जी सर, आ गई। ओके, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन बेस्ड ऑन रिलीजिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम था। अब ये रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे अभी मुझसे आप पूछ रहे थे कि देखें सर हाइड्रोजन तो इस फॉर्म में होगा ना, 2 की फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे देखें 2 की फॉर्म में भी हो तो देखें क्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 होगा तो उसकी फॉर्म में चला जाएगा, वो तो फर्क नहीं पड़ता। अब क्लोरीन देखें यहाँ पे Cl2 की फॉर्म में आया तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो 2Cl नेगेटिव हो जाएंगे, दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। और ये ऊपर सारे की सारी मेटल्स हैं, अगर सोडियम है उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है तो Na पॉजिटिव हो गया, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकती है तो Mg2 पॉजिटिव हो गया, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन कर सकती है तो Cu2 पॉजिटिव हो गया। ये क्लियर हो गया या यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है तो पूछे, मैं बता देता हूँ। नहीं सर, समझ आ गई। ओके 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 सर, नहीं मुझे नहीं समझ आ रही रिडक्शन ऑक्सीडेशन की। ओके, अभी देख लेते हैं, इधर देखें, इस एग्जाम्पल में देखें, अभी समझ आ गई। देखें जी, जिंक मेटल्स होती हैं, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन दे सकती हैं। जिंक पे चार्ज क्या नजर आ रहा है आपको? कोई नहीं। कोई चार्ज नहीं। कोई चार्ज नहीं है। हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यही पढ़ा है। ऑक्सीडेशन कहते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या हमने दूसरी टर्म ये पढ़ी है कि रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज कर जाएं, छोड़ जाएं सिस्टम को, तो फिर भी आप कहेंगे कि ऑक्सीडेशन है। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी शो की हुई है। कॉपर पे चार्ज आपको क्या लग रहा है, Cu2 पॉजिटिव है ना,
मीन्स के 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है किसके पास? सर कॉपर के पास है ना, कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, कॉपर के पास। ठीक है। जिंक ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे दिए। अब जो स्पीशी अपने इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे तो फिर जिंक पे क्या हुई? देखिए पॉजिटिव ऑक्सीडेशन हुई ना, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आएगा। ज़ाहिर है जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, कोई भी स्पीशी अगर इलेक्ट्रॉन देती है तो वो कैटायन बनाती है, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है। तो कोई भी स्पीशी अगर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो वो कैटायन बनाएगी। तो जिंक ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए, जिंक पे हो गई ऑक्सीडेशन और जिंक किस फॉर्म में चला गया? Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में। और इसके मुकाबले में कॉपर जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, उसने जिंक वाले ही 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और किस फॉर्म में चला गया? Cu की फॉर्म में, कॉपर की फॉर्म में, क्योंकि अब उसके पास डेफिशिएंसी खत्म होगी। पॉजिटिव 2 जो था वो 2 इलेक्ट्रॉन उसने जिंक से ले लिए। अब बताएं, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर पहले 0 था, अब कितना हुआ है? सर 2 हो गया क्योंकि उसने दिए हैं इलेक्ट्रॉन। तो पहले 0 से 2 हो, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है या कम हुआ है? तो ये ऑक्सीडेशन हो गई। और कॉपर का पॉजिटिव 2 था तो कम होके कितना हो गया? तो अब यहाँ रिडक्शन हो गई है। अब समझ आ गया? किसी स्टूडेंट को अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ ले। सर क्लियर है। ओके, हम आगे मूव कर सकते हैं। अब ओके, इसके बाद ये आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशंस, एग्जांपल्स भी हमने काफ़ी हद तक कोशिश की। और भी कुछ रिएक्शंस आते जाएंगे लेटर ऑन स्टेजेस में, हम उसे पढ़ते जाएंगे। अब बात आ गई है एसिड, बेसिस, साल्ट्स, आइंस, इनके बारे में स्टडी करना है कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप बताएं कि आप में से कितनों को पता है कि एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं? जी स्टूडेंट, आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको आइडिया है कि एसिड होते क्या है? जिनकी पीएच लेवल जो है लेस देन 7 हो तो एसिड होता है। ओके, और जिनकी पीएच 7 से ज़्यादा हो वो बेसिक होते हैं। बेसिक वो जो मतलब वो नहीं सर ये उल्टा बता रहे हैं आपको। नॉर्मल पीएच 7.45 है, जो इससे कम होंगे वो एसिड होंगे, जो 7.45 से ज़्यादा होंगे वो देखिए बेस। देखिए 7.4 नहीं है नॉर्मल पीएच। नॉर्मल पीएच जो न्यूट्रल पीएच है वो एग्जैक्ट 7 है। 7 है। 7 से लेस जितने भी होंगे वो एसिड होंगे, 7 से अबव जितने भी होंगे वो बेस होंगे। 1 to 7, बल्कि 0 to 7 एसिडिक, बल्कि 0 to 6.9 आप काउंट कर लें। 0 to 6.9 एसिडिक, 7 is exact neutral, 7.1 to 14 are the basic are alkali। तो एसिड जो है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट हुई हैं कि ये एज अ इलेक्ट्रोलाइट वर्क करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जिनमें से जो अपने आयंस में डिसोसिएट होकर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। फिर दूसरी प्रॉपर्टी है ये जायके में सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, ये आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी। फिर कलर इंडिकेशन देते हैं, ये लिटमस पेपर को चेंज कर देते हैं। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं और बेस इसके मुकाबले में ब्लू को रेड को ब्लू कर देते हैं। ये फिनामना लिटमस पेपर के साथ ये परफॉर्म कर सकते हैं एसिड। एसिड बेस या अल्कली के साथ मिलके साल्ट और वाटर बनाते हैं। ये बड़ा नॉर्मल सी सिचुएशन है कि एसिड बेस के साथ मिलके साल्ट और वाटर बनाते हैं। और इसी को न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं कि एक स्पीशी अपने पॉजिटिव आयन दूसरे स्पीशी के नेगेटिव आयन से रिप्लेस कर देता है, तो एज अ रिजल्ट आपके पास न्यूट्रल स्पीशीज जनरेट हो जाती है।
बेसिस की प्रॉपर्टीज़ अगर बात की जाए तो वो इससे कंट्रास्ट करेंगी, इसके रिवर्स जाएंगी। वो सोर इन टेस्ट थे, ये बिटर होते हैं टेस्ट में। फिर इसके साथ साथ ये सॉल्यूशन फॉर्म में ये भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये लिटमस पेपर में अगर ब्लू लिटमस पेपर हो, रेड लिटमस पेपर हो, तो उससे ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं ये मेटल के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, जिस तरह एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, और बेसिस एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाती है। ये उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप 9th-10th में भी पढ़ के आ चुके हैं, एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा हमें पता है कि हमारे स्टमक में HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक मिनिमल अमाउंट जो है वो प्रेजेंट होती है, दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। When we eat hot and spicy food, the stomach acidity increases. That is known as hyperacidity. हम हॉट स्पाइसी फूड खाते हैं या इस तरह की जब एटीट्यूड हमारा होता है कि बहुत ज़्यादा खा लेना, या इस तरह जो स्पाइसी खाने या फास्ट फूड खास करके जंक फूड वगैरह, तो उससे हमारी जो स्टमक एसिडिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। उससे हाइपर एसिडिटी का फिनोमेना भी कहते हैं। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर आप डिफरेंट किस्म की मेडिसिन जो है, खास करके बेसिक मेडिसिन जो है वो देते हैं, जिसके अंदर बेस होता है। उसमें कुछ जिंक को भी काउंट करते हैं, जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्टमक एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए बहुत सी जगह पे यूज़ किया जाता है। तो बहरहाल वो क्या करता है फिर, बेस जाके क्या करता है, स्टमक में एसिड होता है, वो बेस जाके क्या करता है, साल्ट और वाटर बना देता है। साल्ट भी आपके लिए नुकसानदेह नहीं होता, मीन्स कि ह्यूमन बॉडी के लिए, और वाटर भी ह्यूमन बॉडी के लिए नुकसानदेह नहीं होता। तो इस तरह से आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। फिर आगे एसिड और बेसिस के कुछ कंसेप्ट हैं। आर्हीनियस कंसेप्ट है, लोरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट है, फिर उसके बाद लिविस कंसेप्ट है। ये सारे के सारे 9th और 10th की बुक में मौजूद है। एसिड के कंसेप्ट क्या कहते हैं ये भी पढ़ाऊँ, ये तो आप लोगों ने पढ़े हैं ना जी स्टूडेंट? रिवाइज करवा दो एक बार। ओके, आर्हीनियस के मुताबिक एसिड वो स्पीशी है जो पानी में H पॉजिटिव आयन देती है। आर्हीनियस के मुताबिक एसिड वो स्पीशी है दैट गिव H पॉजिटिव आयन इन वाटर, while base is a species that give hydroxide ion in water। लेकिन इस नज़रिए की कुछ लिमिटेशंस थी कि ये सिर्फ एक्वास्पीडियम के लिए मौजूद था, और ये उन सब्सटेंसेस की एक्सप्लेनेशन नहीं करता था जिनके पास H पॉजिटिव नहीं होता या OH नेगेटिव नहीं होता, वो एसिड होंगे या बेस होंगे। ये कंसेप्ट उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता। मीन्स के डेफिनेशन के मुताबिक तो यही था कि अगर कोई H पॉजिटिव देता है तो वो एसिड है, अगर कोई OH नेगेटिव देता है तो वो बेस है। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनके पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव नहीं है, तो उनकी एक्सप्लेनेशन कौन करेगा? तो आर्हीनियस कंसेप्ट इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करता था। फिर इसके बाद लेटेस्ट स्टेजेस में नेक्स्ट कंसेप्ट आया, वो था लोरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। इस साइंटिस्ट ने क्या कहा, इसने कहा वो स्पीशी जो H पॉजिटिव दे वो एसिड, और जो H पॉजिटिव ले वो बेस। जो H पॉजिटिव डोनेट करने की सलाहियत रखती हो वो एसिड, और जो एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखती हो वो बेस कहलाती है। लेकिन ये कंसेप्ट भी ऑल एंड सडन अप्लाईकेबल नहीं था हर एक स्पीशी के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो H पॉजिटिव नहीं दे सकते, कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो H पॉजिटिव नहीं ले सकते। तो उनकी फिर नेचर के बारे में हम कैसे पता करेंगे या कैसे पता चलाएंगे, तो वो क्लैरिटी हमारे पास नहीं थी। फिर इसके बाद लिविस का कंसेप्ट था। थर्ड कंसेप्ट एसिड और बेसिस का था। इसके मुताबिक एसिड वो स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकती है, वाइल बेस वो स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती है। एसिड वो स्पीशी है जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकती है, और बेस वो स्पीशी है जो
डोनेट कर सकती है। ये तमाम जो तीनों कंसेप्ट हैं, इन तीनों कंसेप्ट की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, लेकिन अगर तीनों को ओवरऑल यूज़ किया जाए तो बहुत से क्वेश्चंस के आंसर करना आसान हो जाएगा, और फिर हम एसिड और बेसिस को एक करेक्टराइज कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में उन्हें अरेंज किया जा सकता है। तो ये आपके पास एसिड और बेसिस के एडवांटेजेस भी हैं, एग्जांपल्स भी हैं जो कि आप देख भी सकते हैं। और यहाँ से एक बार इसको ये 9-10 का बिल्कुल सिलेबस है, उसके बाद मूव कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ बफर के हवाले से है, पीएच के हवाले से है। अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं बफर को भी कैरी करूं, और अगर आप कहते हैं कि नहीं सर इतना काफ़ी है तो मैं यहाँ पे ब्रेक लगाता हूँ। सर 2 स्लाइड्स रह गई हैं, करवा दूंगी। ओके, बफर क्या होता है? बफर वो सब्सटेंस है जो पीएच में तब्दीली के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करता है। हमारी बॉडी के अंदर हमारा अपना बफर सिस्टम मौजूद है। हमारी बॉडी के अंदर हमारा अपना बफर सिस्टम मौजूद होता है। हम जब भी कोई पीएच अल्ट्रेशन वाली खुराक खाते हैं या इस्तेमाल करते हैं, या वाया इंटरवेंस थेरापी मींस के ड्रिप के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू अपनी बॉडी में इंजेस्ट करते हैं, तो उसके नतीजे में हमारी बॉडी में या ब्लड की पीएच अगर चेंज होती है तो हमारी बॉडी के अंदर बफर सिस्टम लगे हुए हैं जो कि इस पीएच में तब्दीली के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करते हैं, कि वो पीएच में तब्दीली को रोकते हैं और सारी की सारी एसिडिटी और बेसिसिटी जो चेंज होना है उसको अपने ऊपर लेते हैं। लेकिन ये मैक्सिमम हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद एक लिमिट होगी, एक रेंज होगी जिसे बफर कैपेसिटी कहते हैं। वो उस बफर की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी रेजिस्टेंस शो कर सकता है। एक खास लिमिट के बाद वो रेजिस्टेंस शो नहीं कर सकता। तो ये आपके पास बफर सिस्टम होता है जो पीएच में तब्दीली के खिलाफ वहाँ पे रेजिस्टेंस शोज करता है। बफरिंग इज इम्पॉर्टेंट इन लिविंग सिस्टम एज अ मीन। कोई जी जी, वैल्यू होती है जो मतलब कि इतनी नॉर्मल होती है किसी इंसान के अंदर या लिविंग थिंग के अंदर? किस चीज़ की? सर बफर की कोई वैल्यू होती है इसकी, मतलब कि इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए नहीं नहीं इंसान में? नहीं 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 नहीं, बफर की वैल्यू नहीं है, बफर की अपनी कैपेसिटी होती है। मींस कि आपने सपोज हम एग्जांपल काउंट करते हैं कि हमने कोई ऐसी। जी जी, आपकी आवाज़ कट रही है। जी अब देखें, अब आवाज़ क्लियर है? जी जी। ओके, मैंने कहा एग्जांपल अगर हम कोट करें, हम देखेंगे सपोज हमने कोई भी ऐसी खुराक खाई जिसमें एसिड के कंटेंट ज़्यादा थे, उसके बाद हमारी ब्लड की या बॉडी की पीएच अल्टर होगी या नहीं होगी? होगी सर। अब वो चेंज हो रही है और सिस्टम के अंदर बफर सिस्टम मौजूद है। बफर की कैपेसिटी की रेंज होती है। बफर मींस के इतनी पीएच से इतनी पीएच के दरमियान दरमियान बफर काम करता है। अगर आप उस पीएच से भी नीचे गिरे या उस पीएच से ऊपर गए जितनी बफर की कैपेसिटी है, तो फिर बफर भी डीएक्टिवेट हो जाएगा, बफर भी अपना काम करना छोड़ देगा। हर बफर की अपनी रेंज है। सपोज मैं कोई एग्जांपल दी है, मैंने कहा है जी बफर जो है वो 4.5 से लेके 8 पीएच तक ये बफर काम कर रहा है। अब इतनी फ्लैक्चुएशन तक तो वो बफर बर्दाश्त करेगा। 4.5 से 8 तक के दरमियान अगर पीएच में अल्ट्रेशन आ रही है तो बफर उसको बियर करता जाएगा, अपने ऊपर लेता जाएगा और सिस्टम को न्यूट्रलाइज रखने की कोशिश करेगा, वो ब्लड हो, वो स्टमक हो। लेकिन इस लिमिट के बाद वो बफर अपना काम करना छोड़ देगा। इसको कहते हैं बफर कैपेसिटी। सर जैसे बफर जस्ट लाइक मेप्राजोल। नहीं नहीं नहीं, बफर मेप्राजोल नहीं है। मेप्राजोल में बफर के कंटेंट हो सकते हैं। बफ मेट्राजोल सर तब होगा ना जब बफर की भी लिमिट खत्म हो जाएगी। नो देखिए नो, मैंने जस्ट एग्जांपल करके जिस तरह मेप्राजोल एसिडिटी कम कर मैं भी देता है। एग्जांपल कह रही हूँ कि देखिए बफर देखिए इतना देखिए, खत्म हो जाएगा आप जो मेडिसिन यूज कर रहे हैं ना, देखिए आप, मैंने आपको कहा जब अगर एसिडिटी बढ़ रही है तो आप लोग ये कर रहे होंगे कि आप उसको बेसिक कंटेंट दे रहे होंगे जिससे
एसिड और बेस मिलके साल्ट और वाटर बना देंगे। मैं बात कर रहा हूँ बफर की। बफर एसिड बेस नहीं है, वो क्या है इसके बारे में हम फिर नेक्स्ट लेक्चर पे रख लेते हैं। वो पूरा टॉपिक मैं आपको समझाता हूँ कि बफर है क्या, क्योंकि ये आपके कोर्स से रिलेट कर रहा है। हाँ देखिए क्यों नहीं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, जी सर। मैं इसको हम पेंडिंग कर लेते हैं क्योंकि ये एक वास्ट टॉपिक है और ये आपके कोर्स से रिलेट भी काफ़ी हद तक करता है। तो हम इंशाल्लाह इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये स्लाइड्स जो हैं और सारा कंटेंट मैं इंशाल्लाह शाम तक आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। सर ओके, थैंक ओके, थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।